वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। मूवी की शुरुआत में हम एक सफाई कर्मचारी को देखते हैं जिसका नाम कैलॉम है। तभी उसके पास एक अनजान कॉल आती है और उसमें एक आदमी आकर कहता है कि जल्दी आकर मुझसे मिलो, वरना मेरे पास तुम्हारी कुछ ऐसी फोटोज हैं जो तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारी मॉम या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भेज दूं। कैलॉम जैसे ही उसके बताए हुए एड्रेस पर जाने लगता है तो रास्ते में उसे किसी इंसान की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। जब वो अपनी कार से उतरकर नीचे देखने के लिए जाता है तो वो उसकी कार में झांकने लगता है। तभी पीछे से वो मरा हुआ आदमी उठ जाता है और उसे शॉक देकर बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर किसी औरत की लाश को छोड़ देता है। फिर वहाँ पर DCI जॉन लूथर आता है। मार्टिन नाम का एक रिटायर्ड ऑफिसर जॉन को बताता है कि हमें यहाँ एक औरत की लाश मिली है जो 8 साल पहले गायब हुई थी और जिसने हमें फोन करके इसके बारे में बताया था वो लड़का भी गायब है। तभी वहाँ कैलॉम की माँ कॉरिन आ जाती है। वो कहती है कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, उसे जल्दी मेरे पास लेकर आओ प्लीज। इस पर जॉन कहता है कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसी समय लोगों की भीड़ में एक और आदमी खड़ा था जिसका नाम डेविड था। फिर डेविड किसी को कॉल करता है और कहता है कि जॉन लूथर को इस केस से हटाना होगा, मुझे उसकी छोटी से छोटी कमी बताओ या फिर ऐसा दाग जो इसके करियर पर लगा हो या फिर आज तक उसने कोई ऐसी गलती की हो जिसके कारण उसे बेइज्जती फील हुई हो, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टीवी में न्यूज चल रही होती है कि जॉन लूथर की फाइल लीक हो गई है जिसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें सस्पेक्ट को धमकाना और घूसखोरी जैसे अपराध सामने आए हैं। जॉन लूथर उन अपराधों में दोषी पाया गया है, इसलिए अब उसे लंबी सजा होगी और कैलॉम वाला केस DCI ऑडिट रैन नाम की एक लेडी को दे दिया जाता है। फिर डेविड उसी बंदे को कॉल करता है और कहता है कि हमारे रास्ते का कांटा हट गया है, अब खेल शुरू करते हैं। वहाँ जॉन को जिस जेल में भेजा गया था वहाँ आधे से ज्यादा मुजरिम जॉन के द्वारा ही पकड़े गए थे, इसलिए पहले दिन से ही सब इसके दुश्मन थे और अब जॉन को जेल में टॉर्चर किया जाने लगता है क्योंकि जॉन वहाँ सबका दुश्मन था। अगले दिन कॉरिन के पास कॉल आती है और उसमें कॉलिन रो रो कर कह रहा था कि मॉम मुझे बचा लो। ऐसी ही कॉल्स और भी पेरेंट्स को आई थी और सभी को शहर के बाहर एक बिल्डिंग में बुलाया जाता है। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के फोन पर कॉल्स कर रहे थे। फिर अंदर जाकर उनको अपने अपने बच्चों की डेड बॉडीज मिलती हैं। किलर उस समय बाहर ही खड़ा था। फिर तभी अचानक वहां आग लग जाती है। उसने उस समय एक मास्क पहना हुआ था। इसके बाद वहां पर DCI ऑडिट आती है। ये न्यूज टीवी पर चल रही होती है जिसे जॉन लूथर भी देख रहा होता है। फिर ऑडिट अपनी टीम को बताती है कि वहां पर जितनी भी लाशें थी सब की सब मिसिंग केस थे। सबसे पहली मिसिंग रिपोर्ट 11 साल पहले और सबसे लेटेस्ट वाली पिछले साल ही हुई थी। कौन है वो किलर जिसके पास इतना पैसा और वो ये सब प्लान वो पिछले 11 सालों से कर रहा है, मुझे एक एक चीज का पता लगा कर दो। तभी जॉन के पास एक लेटर आता है और उसके ऊपर 65.8 लिखा होता है। उसे देखकर जॉन समझ जाता है और रेडियो का बैंड उसी नंबर पर सेट कर देता है। उस पर कैलॉम के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिर किलर हंसकर कहता है कि उसको मैंने ही मारा है और फिर तुम्हारे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने सुना था कि तुम पहली नजर में ही लोगों को पढ़ लेते हो, पर इस बार तुम फेल हो गए। मेरी वजह से ही तुम्हें जेल हुई है और कितने लाचार हो गए हो। तभी कैरोन जेल में जॉन से मिलने आती है। वो कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बेटे को सही सलामत घर लाओगे। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि उन्होंने किस तरह से मेरे बेटे को मारा है। दरअसल वो बस वहाँ पर जॉन को जलील करने आई थी। वो जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। वो किलर उसके साथ ही था और वो उसका नया नया दोस्त बना था। उसने ही कॉरिन को जेल में भेजकर जलील करवाया था। इधर हम देखते हैं कि जॉन अपने पास में छुपा हुआ फोन निकालता है और वो DCI ऑडिट को कॉल करता है। वो कहता है कि किलर को एक बड़ी ऑडियंस चाहिए क्योंकि वो कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन ऑडिट कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि एक बदनाम पुलिस वाला मुझे फोन करे। फिर वो फोन कट करके उसका फोन छीनने का ऑर्डर दे देती है। फिर जॉन अपने एक पुराने दोस्त के पास कॉल करता है जिसका नाम डेनिस था। वो उसे एक काम करने को बोलता है। ना चाहते हुए भी वो उसका ये काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी चाहता था कि किलर पकड़ा जाए। तभी जॉन के पास 2 पुलिस वाले आते हैं और उसका फोन छीन लेते हैं। फिर जॉन अपने जानकार 2 पुलिस वालों को बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर मुझे कोई पीटे तो मुझे पिटने देना, इससे मुझे यहाँ से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेरी जान को खतरा है। मैं बाहर जाकर ये केस सॉल्व करना चाहता हूँ। तभी एक कैदी कुछ पुलिस वालों को पीटकर बाकी सब कैदियों को रिहा कर देता है और सभी जॉन को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं। फिर वो जॉन को बाहर निकालते हैं और उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर कैदी आपस में ही लड़ने लग गए थे। फिर जॉन को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए एक वैन में ले जाया जाता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर उसकी वैन को रुकवा लेते हैं और वो जॉन को गन पॉइंट पर लेते हुए अपने साथ चलने को कहते हैं। दूसरी वैन में बैठकर पता चलता है कि ये तो जॉन का ही प्लान था।
उसको किडनैप करने वाला उसका ही दोस्त डेनिस था। वो लोग उसे एक सुनसान एरिया में ले जाते हैं जहाँ जॉन ने बुरे समय के लिए एक कार और कुछ पैसे रखे हुए थे। वो डेनिस को कुछ पैसे देता है और डेनिस कहता है कि जॉन, इस किलर को जिंदा मत छोड़ना। फिर जॉन अपने बैग में से अपना फेवरेट कोट निकालता है और उसे पहन लेता है। उस किलर की एक वाइफ भी थी जो किसी हादसे में आग में जल गई थी। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं रहती थी। रॉबी अक्सर उसके पास जाया करता था और उसे अपने सारे प्लान बताया करता था। वो रॉबी को पसंद नहीं करती थी लेकिन वहां से बाहर भी नहीं जा सकती थी। अब DCI ऑडिट को पता चल जाता है कि जॉन जेल से भाग गया है। फिर वो रिटायर्ड डिटेक्टिव मार्टिन के पास जाती है और उनकी हेल्प मांगती है क्योंकि वो जॉन का सबसे अच्छा दोस्त था। इसलिए वो उससे कहती है कि जॉन को पकड़ने में हमारी मदद करो, इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। फिर मार्टिन जॉन की सेल में जाता है और रेडियो से पता लगा लेता है कि ये रिकॉर्डिंग जॉन के पास कहाँ से आई थी। जॉन भी ये पता लगाकर उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी जॉन को देखकर भागने लगता है। फिर जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे सच उगलवा लेता है। वो बताता है कि उसने किलर को नहीं देखा है। किलर उससे अलग अलग नंबरों से मैसेज करता था। वो हर रोज नया नंबर लेता था। उसके पास मेरे कुछ सबूत हैं, इसलिए वो मुझसे ये काम करवाता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और जॉन उसका फोन लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबी अपने खास आदमी से बात करता है और पूछता है कि जो लोग आने वाले थे क्या वो आ गए हैं। वो कहता है कि वो लोग ऑन द वे हैं। इसका मतलब रॉबी कुछ बड़ा प्लान करने वाला था। रॉबी का नेटवर्क बहुत बड़ा था। उसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे जो ऑनलाइन लोगों की कमजोरियां ढूंढते थे जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके। फिर जॉन मार्टिन के पास कॉल करता है। मार्टिन बताता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पकड़वाने में उनकी मदद कर रहा हूँ। फिर जॉन कहता है कि मुझे एक नंबर पता चल गया है और उस नंबर के बंद होने से पहले मुझे उसे ट्रेस करना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मार्टिन उसे 15 मिनट बाद कॉल करने के लिए कहता है। फिर मार्टिन जाकर ऑडिट को समझाता है और कहता है कि हमें जॉन की मदद करनी चाहिए। वो बहुत जल्दी किलर को पकड़ लेगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो एक बार उसे किलर को पकड़ लेने दो, फिर तुम दोनों को एक साथ पकड़ सकती हो। ऑडिट पूछती है कि अगर उसे पता चल गया कि तुम हमारे साथ मिले हुए हो तो फिर क्या होगा। मार्टिन कहता है कि इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ किलर को पकड़ना चाहता है। फिर मार्टिन जॉन को उस फोन की लोकेशन बताता है जो किलर के पास था। वो सभी जॉन को ट्रेस कर रहे थे ताकि वो किलर को पकड़ सके और सभी पुलिस वाले दोनों को पकड़ सके। किलर के किडनैप किए हुए बंदे उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़े थे और उनकी छाती पर कैमरा भी बंधा हुआ था। वो किसी इशारे का वेट कर रहे थे और किलर भी उसी भीड़ में था। तभी एक ऑफिसर पूछता है कि क्या हम जॉन को पकड़ लें, किलर को हम बाद में पकड़ लेंगे। ऑडिट कहती है कि नहीं, हम दोनों को एक साथ पकड़ेंगे वरना हम किलर को नहीं पकड़ पाएंगे। जॉन के पास एक कला थी, वो पहली नजर में ही इंसान के बारे में सब कुछ जान लेता था। उसे एक आदमी पर शक होता है। वो उस नंबर पर कॉल करके देखता है तो किलर फोन उठाता है। किलर देखता है कि ये कॉल उसके पास में खड़ा जॉन ने किया है। फिर वो एक बंदे को पकड़कर हॉस्टेज बना लेता है। जॉन कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। रॉबी कहता है कि ये तुम्हें लगता है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। फिर तभी रॉबी के एक इशारे पर बिल्डिंग पर खड़े सभी बंदे एक एक करके नीचे गिरना शुरू होते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। बस इसी बात का फायदा उठाकर रॉबी वहाँ से भाग जाता है और जॉन उसका पीछा करता है। फिर वो भागते हुए मेट्रो स्टेशन में घुस जाते हैं। नीचे जाकर जॉन को पता नहीं चलता है कि रॉबी कहाँ गया है। फिर वो उसे ट्रैक पर भागते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर रॉबी जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। हाथापाई में जॉन को चाकू से कट लग जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। जॉन कहता है कि इसको हथकड़ी लगाओ, लेकिन वो जॉन पर ही वार कर देता है और रॉबी पुलिस वाले पर वार करके वहाँ से भाग जाता है। जॉन चाहता तो उस पुलिस वाले को छोड़कर रॉबी का पीछा करता, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उस पुलिस वाले की मौत हो जाए। लेकिन वो उसकी हेल्प करता है जब तक कि कोई दूसरा पुलिस वाला वहां नहीं आ जाए। जब वहां और पुलिस वाले आ जाते हैं तब जॉन वहां से भाग जाता है। वहां से भागकर रॉबी एक पुलिस वाले को कॉल करता है जिसको ब्लैकमेल करके वो अपने काम करवाया करता था। वो पूछता है कि जॉन बाहर कैसे आया और मुझे बताया क्यों नहीं। तुम किसी भी तरह जॉन को रास्ते से हटाओ वरना मैं तुम्हारे सारे सबूत सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। अगले सीन में हम एक ट्रेलर देखते हैं, एक ऐसी गेम का ट्रेलर जिसमें अलग अलग बंदे को बड़ी बेरहमी से मारा जाएगा और उसे ऑनलाइन दिखाया जाएगा। फिर रॉबी अपने आदमी को कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे रास्ते में से किसी और को भी उठाना है। उसका आदमी कहता है कि हमारी ये गेम सुपरहिट जाएगी। जब जॉन कॉल करके उस घायल पुलिस वाले का हाल मालूम करता है, लेकिन ऑडिट बताती है कि वो मारा गया है। फिर जॉन बताता है कि किलर ऐसे लोगों को चुनता है जिनको आसानी से ब्लैकमेल किया जा सके। हर इंसान का कोई ना कोई राज होता है जिसे वो दूसरे से छुपाना चाहता है। लोग अपनी जान दे देते हैं लेकिन अपने घर वालों को शर्मिंदा नहीं होने देते। अगले सीन में हम देखते हैं कि DCI ऑडिट अपनी बेटी को फोन करके कहती है कि आज मैं ऑफिस में ही रहूंगी,
तुम सुबह तैयार होकर टैक्सी करके स्कूल चली जाना और अपना ख्याल रखना। फिर तभी अन्या को अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है और वो अपने घर के सारे रूम चेक करती है। फिर तभी अचानक वहाँ रॉबी आ जाता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है। उधर जॉन कॉरिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कैलम की मौत के बाद तुमने किसी ऐसे बंदे से बात की है जो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता हो, जो तुम्हारा पल पल ख्याल रखता हो। वो कहती है कि हाँ, उसका नाम रॉबी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसकी वाइफ की मौत एक हादसे में आग लगने से हो गई थी। एक वही तो है जिसने मेरा दर्द महसूस किया है। इधर मार्टिन अपनी टीम से कहता है कि जॉन ने सही कहा था। लगभग 5 फैमिली ने हमें बताया है कि हमारी एक ऐसे शख्स से दोस्ती हुई है जो हमारा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखता है। सबने उसकी एज 45 के करीब बताई है। सबने ये भी बताया है कि उसकी वाइफ जलने की वजह से मारी गई है। फिर ऑडिट पिछले 11 सालों में जिनकी मौत आग लगने से हुई है उनका डेटा सर्च करती है और सामने रॉबी की फोटो आ जाती है। तभी उसकी बेटी की कॉल आती है। वो कहती है कि मॉम मुझे बचा लो। तभी किलर फोन उठाता है और कहता है कि जॉन को मारने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा छोड़ दूंगा और ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर ऑडिट जॉन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है। वो उसे बताती है कि उसने डेटा निकाल लिया है। किलर की वाइफ को उसके बुरे कामों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसको छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसने उसको जला दिया। हमें उसके पास जाना चाहिए, शायद हमें उसी से आगे की सुराग मिल जाए। फिर रेस्टोरेंट से बाहर जाते ही वो बताती है कि मेरी बेटी उसके कब्जे में है और उसने कहा है कि अगर मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूं तो वो मेरी बेटी को छोड़ देगा। फिर वो गन पॉइंट करके जॉन को कार की डिक्की में बंद होने को कहती है, लेकिन जॉन कहता है कि वो तुम्हारी बेटी को फिर भी मार देगा, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी। फिर वो जॉन को कहती है कि हम मिलकर काम करेंगे, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो दोनों उसकी वाइफ से मिलने जाते हैं। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जॉन उसे यकीन दिलाता है कि हम जानते हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती और जो भी तुम हमें बताओगी तो हम उसे राज रखेंगे। फिर वो उन्हें सब कुछ बता देती है। फिर कार में बैठकर जॉन अपने दोस्त मार्टिन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बस आखिरी बार। इधर रॉबी आर्ची को कॉल करता है और पूछता है कि क्या खबर है। वो बताता है कि मुझे ऑडिट की लोकेशन से पता चला है कि वो नॉर्वे की तरफ जा रही है। रॉबी समझ जाता है कि जरूर उसकी वाइफ ने ही बताया है कि मैं कहाँ हूँ। फिर वो उसे एक लास्ट काम करने को बोलता है, उसके बाद वो आजाद है। फिर आर्ची उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ रॉबी की वाइफ एडमिट थी और इस बात का जॉन को पहले से ही पता था। जैसे ही आर्ची उसे मारने की कोशिश करता है तभी रूम की लाइट ऑन हो जाती है और फिर मार्टिन उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए तुम ये काम करने पर मजबूर हो गए हो। आर्ची कुछ भी बताए बिना खुद को इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लेता है। जॉन ने ऐसे ऐसे केस हैंडल किए थे कि उसे दुश्मन की चाल पहले से ही पता होती थी। अब चलते चलते वो नॉर्वे पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी कार बर्फ में फंस जाती है। फिर वो पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर चलते चलते एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ जॉन देखता है कि नीचे बर्फ में लाशें ही लाशें जमी हुई पड़ी है, यानी रॉबी अब तक बहुत ज्यादा मर्डर कर चुका है। फिर वो वहाँ पर बने एक घर में अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर स्पीकर में चिल्लाने की आवाज आ रही थी और एक ब्लैक गर्ल की डेड बॉडी भी लटकी हुई थी। ऑडिट समझती है कि ये उसकी बेटी एनिया की है, इसलिए वो रोने लगती है और जॉन को बुरा भला कहने लगती है। जॉन वहाँ से निकलकर दूसरी जगह की छानबीन करने के लिए चला जाता है तो उसे वहाँ पर एक तय खाना मिलता है। इधर ऑडिट इस लड़की के हाथ पे बना हुआ टैटू देखती है और समझ जाती है कि ये उसकी बेटी नहीं है। इतने में वहाँ एक आदमी आता है और उसे बंदी बना लेता है। चलते चलते जॉन बहुत अंदर तक चला गया था। तभी रॉबी वहाँ आता है और उस पर वार करने लगता है। फिर वो उसे एक चेयर पर बांधकर टॉर्चर करता है और ये सब लाइव दिखाया जा रहा था और रॉबी अपना चेहरा रिवील कर देता है। वो खुद को हिटलर से भी ज्यादा हथियारा साबित करना चाहता था। वो कहता है कि आज रात हमारे पास एक खास मेहमान है, जॉन लूथर, उसी को हम आप लोगों के सामने सजा देंगे। फिर वो ऑडिट को उसके सामने लेकर आता है। वही सामने के रूम में उसकी बेटी एनिया को बांधा हुआ था। फिर रॉबी कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी एनिया जिंदा रहे तो ये चाकू लो और जॉन को मार दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ही सामने मार दूंगा। इस चीज को लाइव टेलीकास्ट लोग देख रहे थे। जॉन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम चाकू लो और मुझे मार दो। लोग ये सब इंटरनेट पर देखकर एंजॉय कर रहे थे। फिर रॉबी कहता है कि हर इंसान बुरे हालातों से गुजरता है और तुम जैसे लोग उसे बख्शते नहीं। अब मैं देखता हूँ कि यही रूल्स तुम खुद पर कैसे लागू करते हो। फिर वो ऑडिट को चेयर पर बांधकर जॉन को कहता है कि ये हथौड़ा लो और उसके घुटने तोड़ दो। जॉन ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ऑडिट कहती है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, नहीं तो वो मेरी बेटी को मार देगा। फिर जॉन अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, पुलिस उनका IP एड्रेस ट्रेस करके उन्हें जल्दी ही पकड़ने आती होगी। उसके इतना कहते ही सब लोग डर जाते हैं और एक एक करके गायब होने लगते हैं।
रॉबी कहता है कि इसकी बात मत सुनो, ये खुद जेल से भागा हुआ मुजरिम है। जॉन कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने पुलिस को अब तक सब कुछ बता दिया होगा, तुम्हारी वाइफ जिंदा है, मरी नहीं है, और पुलिस वाले अब तक यहाँ पर आते ही होंगे। फिर वो रॉबी को उकसाते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवी ने सही कहा था, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम बेवकूफ के जैसे दांत घसने लगते हो, क्योंकि तुम एक डरपोक कमजोर इंसान हो। तभी रॉबी का एक आदमी जॉन पर अटैक कर देता है और रॉबी वहां से भाग जाता है। वो जाते जाते वहां केरोसिन का शावर ऑन कर देता है और एक टाइमर लगा देता है जिससे वहां आग लग जाए। दरवाजा बंद होने से पहले जॉन वहां से भाग जाता है और ऑडिट भी अपनी बेटी को छुड़ा लेती है। रॉबी उस तहखाने से बाहर निकल रहा था और जॉन उसका पीछा कर रहा था। उस तहखाने में और भी लोग बंद थे। वो सभी चिल्लाते हैं कि मुझे भी बचाओ, मुझे भी बचाओ। अंदर ऑडिट एक आदमी से फाइट कर रही थी और एनिया दीवार पर लगे वाल को घुमाने की कोशिश कर रही थी ताकि शावर बंद हो जाए। इधर रॉबी उस घर से बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। तभी जॉन भी वहां आ जाता है और भागकर उसकी कार में बैठ जाता है। कार के अंदर बहुत देर दोनों में फाइट होती है। जॉन रॉबी का फोन लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि घर के सभी लोग उस फोन से कंट्रोल हो सकते थे। उधर घर के अंदर केरोसिन में आग लग जाती है। ऑडिट और एनिया पानी के पाइप से आग बुझाने की कोशिश करती हैं। उधर जॉन और रॉबी कार में लड़ रहे थे कि तभी उनकी कार पानी के अंदर चली जाती है। कार के अंदर पानी भरता है और रॉबी कार का गेट खोलकर बाहर आ जाता है। वहां पानी में बहुत सारी लाशें थी और उसे ऊपर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और दम घुटने की वजह से रॉबी की मौत हो जाती है। उधर जॉन कार में से फोन उठाता है और उस घर की सारी सिक्योरिटी को ऑफ कर देता है। घर के सारे गेट खुल जाते हैं और जॉन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी उसे हेलीकॉप्टर की परछाई नजर आती है। फिर दो लोग पानी में नीचे जाते हैं और जॉन को बचा लेते हैं। अब वहाँ बहुत सारी पुलिस आ गई थी। वहाँ जितने भी लोग थे सबको रेस्क्यू कर लिया गया था। और तभी वहाँ मार्टिन आता है और कहता है कि जॉन, तुमने ये केस सॉल्व कर लिया है। ऑडिट आकर जॉन को थैंक यू बोलती है और पुलिस वाले जॉन को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई थी। कोरिन भी ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि जॉन ने अपनी जान पर खेलकर उस किलर को मार दिया था। फिर जॉन को जेल के बजाय एक सेफ हाउस में ले जाया जाता है। मार्टिन भी उस समय उसके साथ ही होता है। तभी बाहर कुछ गाड़ियां आती हैं। जॉन मार्टिन से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। मार्टिन कहता है कि मैं नहीं जानता, शायद कोई न्यू जॉब का ऑफर है तुम्हारे लिए। तभी एक आदमी जॉन को कहता है कि तुम कार में बैठे चीफ से मिलो। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।